वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जियोग्राफी से बनने वाले अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दूं, अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है, यानी कि बीए प्रथम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है और आप सोच रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना है, तो आपको जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना होता है प्रथम सेमेस्टर में। ठीक है, तो फिजिकल जियोग्राफी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स होंगे, लिखित रूप में आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे कैसे किसी क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना होता है। ठीक है, चलिए। तो आपको बता दूं, कई विश्वविद्यालय, लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय परीक्षाएं लिखित करवा रहे हैं, तो उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आप देखते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, कानपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, MJPRU, ठीक है, ऐसे सुहेलदेव या तमाम प्रकार के और भी विश्वविद्यालय, ठीक है, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा अगर आपकी ऑब्जेक्टिव हो रही तो भी आपके लिए अच्छा, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए ऑलरेडी मैं पहले से करवा चुका हूं और भी करवा दूंगा अगर आप कहेंगे तो यानी विधिवत तरीके से आपकी तैयारी हो जानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, परख पाएंगे। ठीक है, चलिए एक एक प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। तो महा मैराथन क्लास में आप सभी का अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस को रखे गए हैं जो कि एक प्रकार से परीक्षाओं में विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है परीक्षा में आने की। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न है, अवसादी चट्टानें क्या होती? अवसादी चट्टानें, अवसाद माने होता है करकट या एक प्रकार से घिसा पिटा जो माल होता है, उसी को अवसाद कहते हैं। अवसाद माने मलबा होता है, सेडिमेंट जिसको कहते हैं। तो अवसादी चट्टानों को अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। ये शब्द लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नीची भावना। नीची भावना मतलब एक प्रकार से ऐसी रॉक्स, ऐसी चट्टानें जो घिसने पिटने के बाद में आकर के बनी है, या नीची भावना, या एक प्रकार से जिसका लेवल लो हो। अतएव वे सभी चट्टानें जो चट्टान चूर्ण के एकत्र हो जाने पर या होकर के जमा होने से बनी है, यानी तमाम चट्टानें जो एक प्रकार से अपरदन के फलस्वरूप तमाम चट्टानों के एक प्रकार से जो चूर्ण है वो एक प्रकार से घिसते रहे और इकट्ठा होते रहे, उन्हीं चट्टानों से एक प्रकार से या उन्हीं चूर्ण से मिलकर के अवसादी नाम की चट्टानों का निर्माण हुआ। अवसादी चट्टानें मतलब कि जो पर्वत या पठारों के घिसने पिटने से जो एक नया पर्वत श्रृंखला बनती है या पठार या चट्टान बनती है, वही अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स कही जाती हैं जियोग्राफी की भाषा में। उन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। वारिस्टर नाम के एक भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने कहा कि अवसादी चट्टानें, जैसा कि शब्द से अवसाद, अवसाद का अर्थ क्या होता है? प्राचीन चट्टानों के टुकड़े या खनिजों के टुकड़े जो किसी न किसी रूप से संगठित हो जाते हैं तथा परत में हो जाते हैं। कई परतों में एक प्रकार से चट्टानों के घिसने पिटने से तमाम प्रकार की परतें जमती चली जाती हैं और उन्हें परत दर परत एक प्रकार से जब जम जाती हैं तो उसी को सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। जमाव से बनती इन्हीं से। ठीक है, अवसादों का जमाव दो तरह से होता है। पहला पवन के द्वारा, यानी एक प्रकार से कभी कभी जब हवाएं तेज चलती हैं तो चट्टानों का एक प्रकार से जो एक प्रकार से ऊपरी परत या जो चीज़ें होती चट्टानों को तोड़ मरोड़ करके वो एक प्रकार से निकल जाती हैं, यानी चट्टानों को तोड़ करके आती हैं। चट्टानों को कौन तोड़ता है? वायु के द्वारा तो टूटेंगी या फिर वो नदियों के द्वारा एक प्रकार से टूटेंगी। तो दो तरीके से एक प्रकार से चट्टानें टूटती हैं। चट्टानों का अपरदन होता है, अपक्षय होता है, और वह एक प्रकार से अपक्षय और अपरदन के द्वारा एक प्रकार से धीरे धीरे करके वह परत दर परत एक प्रकार से बड़े लंबे समय में जा करके वही अपरदन का जो मामला या जो कचड़ा कूड़ा कबाड़ जो घिसा पिटा माल होता है, उसी से एक प्रकार से चट्टानों का निर्माण हो जाता, तो वही अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अति लघु उत्तरीय में भी प्रश्न आपका उत्तर आ सकता है, लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। आप लिख दीजिएगा बड़ी आसानी से, तो लगभग आपका यह 100 शब्दों में हो गया होगा। लगभग आप देखें शब्दों की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, मतलब कि 50-60 शब्दों में आपका हो गया आराम से। अति लघु उत्तरीय से ज़्यादा प्रश्न हो गए। ठीक है, आगे देखिएगा। वहाँ पर एक गिनना नहीं होता कि कितने शब्दों में आपने लिखा है, कितने शब्दों में नहीं लिखा है। बस ये लिखिए कि हाँ, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप कितने पन्नों में लिखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखने के लिए आप मुश्किल से जो है आधा पेज ले सकते हो। ठीक है, 6-7 लाइन में आप उनको लिख दें। ठीक है,
और फिर उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए आप 2 पेज या 1 पेज या 1.5 पेज ले सकते हैं, ठीक है। वैसे 1 पन्ना पूरा का पूरा ले लीजिएगा, लघु उत्तरीय आपका काम हो जाएगा 1 पन्ना, ठीक है। 1 पन्ना मतलब कि समझ रहे हैं ना, 2 पेज, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिखने के लिए आप मुश्किल से 4 पेज लीजिएगा, बस उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलता है। हाँ, ये हो कि सारे क्वेश्चंस आपके लिखे होने चाहिए, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट लिखे होंगे तो चीज़ें आपको मिलेंगी, नंबर मिलेंगे। और बेसिकली लिखे रहेंगे, कुछ भी लिखे रहेंगे तो भी नंबर मिल जाते हैं, बीए में ये भी होता है, ठीक है। बस आपको लिखना है, ये है कि हाँ लगभग 18 से 20 पेज आपका, लगभग जैसे कि 10 क्वेश्चंस आपके अति लघु उत्तरीय रहे तो 5 पेज में वही हो जाएंगे, ठीक है। और आपका जैसे जो है 4 लघु उत्तरीय करने हैं तो आपका 4 दूनी मतलब कि 8 पेज आपका, तो मतलब कि 8 पेज तो यही हो जाएगा। तो 8 5 13, 13 और 4 4 8, यानी कि लगभग 20 पेज आप अगर लिख देते हैं बीए में तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। 20 से 22 पेज आप लिखिएगा, ठीक है। लगभग 20 ही पेज मान लीजिए, तब भी आपका अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, वलन और भ्रंशन क्या है। वलन का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब देखते हैं चट्टानों में वलन कैसे पड़ता है। वलन माने मुड़ जाना, धसाव हो जाना। जैसे कि ये चीज़ है, ये कैप मोबाइल का एक प्रकार से खोखा है जिसको पीछे लगाते हैं, बैक कवर। अब इसको ऐसे जब इस पर दबाव डालेंगे, इधर से भी दबाव, इधर से भी दबाव डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में एक देखिए ये वलन पड़ रहा है। वलन पड़ रहा है मतलब कि क्या, इस तरीके से ये अभी सीधा था, ठीक है, लेकिन अब जब इस पर दबाव डालेंगे तो ये एक भाग ऊपर आएगा, एक भाग नीचे जाएगा, एक भाग ऊपर उठेगा, एक भाग नीचे आएगा, इस तरीके से। ये देखिए, ये इस तरीके समझ रहे हैं ना चीज़ों को, ये देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन ये देखिएगा, ये देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं, यही होता है वलन। तो दबाव पड़ने से एक प्रकार से चट्टानों में वलन पड़ जाता है। वलन में बेसिकली 2 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कोई ये चट्टान थी, इस पर क्या हुआ भैया, इस पर इधर से भी प्रेशर पड़ा और इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब दोनों में प्रेशर पड़ेगा तो ये जो बीच के इलाके हैं, या कुछ भाग ऊपर उठेगा, कुछ भाग नीचे धंसेगा, कुछ ऊपर उठेगा, कुछ नीचे धंसेगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार से इस तरीके की आकृति बन जाएगी। एक चोटी हो जाएगी और एक घाटी बन जाएगी। ऊपर वाले भाग को एक प्रकार से अपनति, ठीक है, ऊपर वाले भाग को अपनति, इसके वाले भाग को अभिनति कहा जाता है, ठीक है। इसको चोटी, इसको घाटी कहते हैं। चोटी घाटी, इस तरीके से कॉम्बिनेशन। दुनिया में जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, जैसे हिमालय पर्वत, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, ठीक है, अल्पस पर्वत, या ऐसे तमाम प्रकार के जो पर्वत हैं, ये सारे पर्वत जो हैं वलित पर्वतों के ही उदाहरण हैं। यानी कि जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वलित पर्वतों के द्वारा ही बने हैं। तो इस तरीके से वलन एक प्रकार से होता है। वलन में क्या होता है, इस तरीके से ये वलन, कभी कभी वलन जो है एक प्रकार से इस तरीके से भी होता है, ठीक है। खूब ज़्यादा दूर जा करके फिर ऐसे एक बार जो है ढलाव होता है। वलन भी कई प्रकार के होते हैं, उसको समझेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। बेसिकली आप ये समझे, वलन मतलब होता है ऐसे ऊपर नीचे हो जाना। भ्रंश माने क्या होता है, वलन तो ये होगा। भ्रंशन क्या होता है, भ्रंशन मैं आपको समझा रहा हूँ। भ्रंशन का मतलब होता है दरार पड़ जाना, ठीक है, दरार पड़ जाना, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जब एक प्रकार से देखिए चीज़ों को समझे, पहला लिखा है वो वलन। तो जब भूपटल पर चट्टानों की विपरीत दिशाओं से प्रभाव पड़ता है, यानी 2 चट्टानों पर दोनों तरफ से विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसमें मोड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार की रचना वलन कहलाती है। यानी कि चट्टान एक प्रकार से वो मुड़ जाती है, इस तरीके से ऐसे मोड़ पड़ जाती है, उसी मोड़ को वलन कहा जाता है। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है भ्रंशन। तो भूपटल पर जब एक स्थान पर संकुचन होता है तो दूसरे स्थान पर तनाव होता है। यानी कि एक स्थान पर क्या होता है, संकुचन माने होता है दबाना, और एक प्रकार से तनाव का मतलब होता है खिंचाव, ठीक है। तो खिंचाव से भी भ्रंशन पड़ता है। जैसे मान लेते हैं ये 2 एक प्रकार से चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये देखें, तो जब एक प्रकार से तनाव तीव्र हो जाता है तो भूपटल की चट्टानें मुड़ने के साथ साथ टूट भी जाती हैं। यानी कि जब एक प्रकार से खिंचाव मतलब इधर की ओर बढ़ रहा है, इधर की ओर ये बल चल रहा है, तो बीच की चट्टानें क्या हो जाएंगी, इसमें एक प्रकार से दरारें पड़ जाएंगी। इसमें क्या पड़ जाएगी भैया, इस चट्टान में दरार पड़ जाएगी। जब इधर मतलब कि तनाव होगा, इधर तनाव होगा तो दरारें पड़ जाएंगी। इसी दरार को एक प्रकार चट्टानों के बीच जो दरार पड़ती है, इसी दरार को क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अतः खिंचाव की शक्ति में वलन बन जाता है, और जब एक प्रकार से खिंचाव होता है तो एक प्रकार से वलन भी बन जाता है, और तनाव से दरारें या जोड़ बनते हैं। कठोर चट्टानें मुड़ने के स्थान पर चटक जाती हैं। इस क्रिया को भ्रंशन के नाम से पुकारा जाता है, जिसकी चर्चा हमने इस अध्याय के प्रश्न 3 में एक प्रकार से विस्तार से वैसे मैंने पहले कर रखी है। बहरहाल यहाँ पर आपको चीज़ों को बताने की प्रयास मैं ये कर रहा हूँ कि जैसे कि जब आप एक प्रकार से भ्रंशन की बात करते हैं तो भ्रंशन में चट्टानें चिटक जाती हैं, ठीक है। चट्टानें कभी कभी जब तो चाहे संकुचन के द्वारा चाहे दबाव पड़ रहा है, उससे चट्टानें कभी कभी चिटक जाती हैं, ठीक है, बीच से फूट जाती हैं।
चाहे एक प्रकार से खिंचाव पड़ रहा है, तनाव पड़ रहा है, खिंचाव, दोनों प्रकार से खिंचाव पड़ेगा तब भी, संकुचित होगी तब भी, दोनों स्थितियों में एक प्रकार से भ्रंशन हो सकता है। और इस भ्रंशन से क्या होता है, कभी कभी एक प्रकार से ऐसे ये है, अब इसमें क्या हुआ, इधर खिंचाव हुआ, इधर खिंचाव हुआ, बीच में दरार पड़ गया। अब इसमें कभी कभी बड़ा गड्ढा हो जाता है, कभी कभी दरार पड़ने से क्या हो जाता है, ये भ्रंश हो जाता है, ठीक है। तो भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है इसी चट्टानों में क्या होता है कि इधर संकुचन हो रहा है, तो इधर क्या होता है, ऊपर का भाग कभी कभी उठ जाता है, तो भ्रंशोस्त पर्वत का निर्माण हो जाता है। कभी कभी यही भाग नीचे धंस जाता है और बीच का इलाका खाली हो जाता है, तो गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे को भ्रंश घाटी कहा जाता है, रिफ्ट वैली कहते हैं इसको, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार से चट्टानों में दरारें जो हो जाती हैं, चट्टानें चिटक जाती हैं, उसी को भ्रंशन कहते हैं। और दरारों में मोड़ पड़ जाना, जैसे कि ये पेन है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, समझ गए पूरी ना बात। जैसे ये कैबिनेट है, अब इसको अगर दबाएंगे खूब अच्छे तरीके से, तो इसमें तो ये भाई देखो, ये अगर ये सेटेबल है तो ये एक प्रकार से मुड़ जा रहा है, ठीक है, ये मुड़ जा रहा है। तो ये हो गया आपका वलन, मुड़ करके एक चट्टानें अपना दूसरा रूप धारण कर लेती हैं, वो होता है वलन। लेकिन जब यही चट्टान क्या हो, खूब दबाव देने पर क्या हो जाए, चिटक जाए बीच से, ठीक है, क्योंकि दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, चिटक गई। या खिंचाव पड़ रहा है, खूब दबड़ से, इधर भी खींच रहा है, उधर भी खींच रहा है, तो बीच का इलाका क्या हो जाएगा, फट जाएगा, यानी कि दरार पड़ जाएगी। तो यही दरार भ्रंशन होता है। तो इस दरार से खींचे हमने, तो बीच का इलाका कभी कभी क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। उसी बीच के इलाके में खाली हो जाता है, तो कुछ चीज़ें धंस जाती हैं, उसको भ्रंश घाटी भी कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, दबाव पड़ने से क्या होता है, कभी कभी पूरा इलाका, बीच का इलाका क्या होता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। कुछ इलाका, सारा नहीं उठता, कुछ इलाका बीच का उठ जाता है और किनारे का इलाका वैसे सेम बना रहता है। तो भ्रंश मतलब ये बीच वाला इलाका ऊंचा हो जाता है, तो उसी को भ्रंश पर्वत कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से भ्रंश पर्वत, भ्रंशोस्त घाटी, ये सब भ्रंश घाटी, भ्रंश पर्वत, इन सभी का निर्माण होता है। आगे देखेंगे तो इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं। तो आपको अब एक प्रकार चैप्टर वोप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं समझा रहा हूँ तो आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अपनी परीक्षा में अच्छे तरीके से लिख पाएँ। आप इसको चित्र भी बना करके समझा सकते हैं एग्जाम में। जैसे आप भ्रंश पर्वत की दो चट्टानें हैं, आपस में इधर उधर बल लगा करके आप बता दीजिएगा, उससे भी नंबर आपका अच्छा मिलेगा। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न अगला है आपका तीसरा नंबर, शीत कटिबंध किसे कहते हैं। शीत कटिबंध, देखिए कटिबंध मतलब होता है पृथ्वी का भूभाग, इलाका। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी पर जो ये एक प्रकार से ये वाली रेखा होती है, ये काल्पनिक रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, इससे 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री ऊपर, ठीक है, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, ठीक है। ये रेखाएं जो होती हैं क्या होती हैं, आप सभी को पता होगा। ये रेखा होती है आपकी मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। ये होती है ऊपर वाली कर्क रेखा, और ये होती है आपकी विषुवत रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है पृथ्वी पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, विषुवत रेखा। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, चूंकि पृथ्वी के बीच से होकर के जाती है। तो ये इलाका जो पूरा का पूरा होता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी इलाके को उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया, उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध इसको कहा जाता है, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जब एक प्रकार से यही चीज़ें आप देखते हैं, यही चीज़ें अगर आपको यहाँ पर मैं दिखाने का दूसरे तरीके से प्रयास करूँ, यही चीज़ जैसे यहाँ पर आप जाएंगे, जब ये वाला इलाका पूरा का पूरा, ये इलाका, ठीक है, और ये नीचे का इलाका, ठीक है, ये इलाका पूरा, इसी को एक प्रकार से बेसिकली शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध, कटिबंध माने एक प्रकार से मतलब इलाका या जमीन जायदाद, मतलब कि पूरा का पूरा। तो शीत कटिबंध में क्या होता है, ठंडी खूब पड़ती है, यहाँ पर ठंडी खूब पड़ेगी, ये होता है शीत कटिबंध आपका, ठीक है, ये भी आपका शीत कटिबंध। तो ऊपर भी ठंडी पड़ेगी और नीचे भी ठंडी ही पड़ेगी, यानी कि जैसे ये ध्रुव होता है, ये आपका होता है नॉर्थ पोल, ये होता है आपका साउथ पोल, यानी कि ये दक्षिण मतलब उत्तरी ध्रुव होता है यहाँ पर, ठीक है, और ये दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आपको एक प्रकार से ठंडे एरिया मिलेंगे। जैसे कि आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आपने देखा होगा, गोरे गोरे होते हैं, जैसे स्मिथ को आप देखें, डेविड वार्नर को देखें आप, ठीक है, मिचेल मार्श को देखें, ये सब कैसे हैं, एकदम गोरे गोरे होते हैं, ठीक है। ट्रेविस हेड को आप देखें, और ऐसे ही आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, अब अफ्रीका तो आप करें कि भाई अफ्रीका के लोग काले होते हैं, तो अफ्रीका के जो ऊपरी भाग वाले हैं, चूंकि वहां पर उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध में गर्मी खूब पड़ती है, तो जहां पर गर्मी खूब पड़ेगी वहां के लोग करिया करिया एकदम से होंगे। लेकिन जहां पर एक प्रकार से ठंडी पड़ेगी, बर्फबारी होगी, वहां के लोग क्या होंगे, गोरे गोरे हो जाएंगे बढ़िया से। तो दक्षिण अफ्रीका जो है एकदम से नीचे पड़ता है, ध्रुवों की ओर पड़ता है, इस वजह से दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी में जैसे आप देखेंगे, आपने क्विंटन डिकाक को देखा होगा, टीवी पर खेलते हैं, क्विंटन डिकाक हो गए, और कई जो है एबी डिविलियर्स का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से गोरे गोरे होते हैं, और कुछ काले खिलाड़ी भी आप देखते हैं साउथ अफ्रीका में होते हैं, जैसे कि रबाडा, मतलब कि रबाडा बोल रहा हूँ, हाँ रबाडा, या कहीं का है रबाडा, वहीं का, हाँ रबाडा हो गया, या फिर और कई लोग हैं, ठीक है। तो जैसे एक लड़का आया था जो बुमराह के टीम से खेल रहा था,
ठीक है, मुंबई इंडियंस में। तो ये सब चीज़ें तो वो देख रहे हैं, सब चीज़ों को समझ रहे हैं ना। और ऐसे ही आप देखेंगे अब उत्तर भारत में आप जाएंगे, इंग्लैंड खिलाड़ी, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया नीचे है, दक्षिण अफ्रीका नीचे है, न्यूजीलैंड आपका नीचे है। तो वो एक प्रकार से यहाँ पर पढ़ते हैं, इस एरिया में पढ़ते हैं ये सब लोग, ठीक है। अब इस एरिया में पढ़ने की वजह से एक प्रकार से वो गोरे होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर पड़ेगा एकदम भुजंग करिया होंगे ये सब, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो यहाँ तक गोरे होंगे, जहाँ तक काला, यहाँ तक गोरे, तो ये शीतोष्ण कटिबंध होता है। शीतोष्ण मतलब कि थोड़ा गर्मी थोड़ा ठंडी, इसी को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण, ठीक है। शीतोष्ण यानी कि शीत और उष्ण का मिला हुआ रूप, ठीक है। तो यह का उष्ण कटिबंध, जिसको उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, इसको शीतोष्ण कटिबंध, फिर उसके ऊपर में शीत कटिबंध होता है। इस तरीके से कटिबंधों का एक प्रकार से बंटवारा किया गया है अलग अलग चीज़ों पर। यानी कटिबंध, शीत माने होता है ठंडा इलाका, उष्ण माने होता है गर्म इलाका, शीतोष्ण का मतलब होता है शीत और ठंडा और गर्म दोनों इलाका, जैसे भारत द्वारा शीतोष्ण में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको समझने मिलेंगी। तो मैं आपको क्या बता रहा था महोदय, ज़्यादा लंबा जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए शीत कटिबंध किसे कहते हैं, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध मतलब कि एक हो गया आपका, देखिए ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध इसको कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे करा, आप बना करके भी समझा सकते हैं चित्र को। दोनों गोलार्धों में 66 डिग्री, मतलब कि 66 डिग्री मतलब कि यहाँ पर 66 डिग्री लगभग आएगा, 66 डिग्री यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका 66 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 66 डिग्री से ध्रुवों के मध्य के बीच जो कटिबंध होता है शीत कटिबंध। ध्रुवों मतलब कि ये आपका जो है नॉर्थ, यानी कि जो है साउथ पोल, यानी साउथ ध्रुव, यानी कि जो है उत्तरी ध्रुव, ये मतलब कि दक्षिण ध्रुव, और ये उत्तरी ध्रुव आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा का पूरा इलाका ये वाला, और यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा इलाका शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। इस भाग में सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी होने के कारण से तापमान बहुत नीचा होता है, ठंडी खूब पड़ती है, दिन और रात 24 घंटे से भी अधिक लंबे होते हैं। ध्रुवों के पास 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रातें होती। ध्रुवों के पास मतलब कि यहाँ पर इस एरिया में 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर होता है। कहाँ पर, ध्रुवों पर, यानी ये इस एरिया में, इस एरिया में 6 महीने का दिन रहता है, 6 महीने का रात रहती है। वहाँ पर सूरज 6 महीने नहीं निकलते हैं, इस वजह से यहाँ पर बर्फ़ खूब जमी रहती है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो शीत कटिबंध आपको समझ में आ गया क्या होता है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न अगला है, धरातल पर तापीय वितरण के प्रकार बताएं। देखिए धरातल पर तापीय वितरण जो है, ताप क्रम का क्षैतिज वितरण जो है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो भूपटल पर अक्षांशों के आधार पर ताप का वितरण क्षैतिज वितरण कहलाता है। यानी जिस तरीके से तापमान जो है, मैंने आपको बताया था अक्षांश जो 66 डिग्री से लेकर के ध्रुवों के बीच में 66 से लेकर के 33.5 के बीच में आप देखते हैं, ये सब जो पूरा मैंने आपको बताया कटिबंध वगैरह, इसी को एक प्रकार से धरातल पर तापीय वितरण कहते हैं। ऊर्ध्वाधर वितरण जो होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वायुमंडल में धरातल से ऊंचाई के आधार पर तापक्रम घटता है, परंतु तापमान में यह गिरावट मौसम, दिन की अवधि और स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। यानी जैसे जैसे आप जो है एक प्रकार से ऊपर जाते हैं वायुमंडल में, वैसे वैसे तापमान आपका गिरता जाता है। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे भैया। प्रश्न आ चुका है, लू किसे कहते हैं बताएं। लू, देखिए उत्तरी भारत और पाकिस्तान के मैदानों में मई और जून के महीनों में दोपहर के शाम तक अति गर्म और शुष्क हवा पश्चिम से चलती है, ठीक है, पश्चिम से चलती है। इसको कहते हैं कि भाई पश्चिम से लू चलता है, पछियाव जिसको कहते हैं। और गरम गरम हवा एकदम से होती। गर्मी के महीने में जब आप देखते हैं टिकोरा फड़ा रहता है, आम का छोटा छोटा जो पौधे, मतलब कि आम बौर आता है, उस दौरान आप देखते हैं अभी जो है मार्च के महीने से एक प्रकार से लू चलने शुरू हो जाएगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस समय एकदम से लू चलेगी, महाराज की तबाही मचा देगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो लू होती है, गर्म गर्म हवाएं होंगी। इसमें तापमान लगभग 45 डिग्री से 50 डिग्री तापमान की हवाएं होती हैं, इसके बीच पहुंच जाता है। यह उत्तरी भारत के मैदानी भागों के जीवन को इन 2 महीनों में अस्त व्यस्त कर देती है लू, ठीक है। लूक से लोग एक प्रकार से लुकाहार भी जाते हैं, कहते हैं गाँव में लुकाहारी क्यों भैया, लुकाहारी क्यों के मतलब समझत हो ना। लुकाहारी क्यों के मतलब होता है कि भाई अगर आप लूक के चपेट में आ गए, एक दिन मोटरसाइकिल चला लिए, लूक लग गई आपको, तो भाई आपका पेट खराब हो जाएगा, पक्का है। तबीयत आपकी खराब हो जाएगी, बिल्कुल तबीयत खराब होगी, आपका मुंह पूरा सूख जाएगा, आप एकदम से मतलब चक्कर टाइप का आ जाएगा। कभी कभी कोई व्यक्ति तो एक प्रकार से इससे गिर भी जाते हैं, ठीक है। चलें अगला प्रश्न, वाताग्र की परिभाषा बतलाइए। वाताग्र क्या होता है। पीटरसन कहते हैं वाताग्र सतह अथवा धरातलीय सतह का प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा को वाताग्र कहते हैं। कुल मिलाकर के वाताग्र वो होता है जहाँ पर ठंडी
और वायु मतलब कि ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि आपस में मिलती हैं, वह एरिया वाताग्र कहलाता है। और वहीं पर एक प्रकार ठंडी और गर्म हवाएं मिलकर के एक प्रकार संघनन करती है और बारिश करवाती हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो बच्चे एक प्रकार से हमसे जुड़ना चाहते हैं, यानी कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो व्यवस्था करी गई है उसमें क्रैश कोर्स टाइप का, यानी कि मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो, रिवीजन क्लास, आप इन 3 4 5 क्लास को यानी 5 घंटे की वीडियो देखेंगे। आप एक प्रकार से उससे बाहर कुछ नहीं देखना है, आपको SMS करना है और आपको PDF उन सभी के मिल जाएंगे। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेगी, लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स सभी मिलेंगे। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए एक प्रकार से व्यवस्था कर दी गई है। फिजिकल ज्योग्राफी सभी में पढ़ना होता है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ जो होंगे पे करने होंगे। जैसे ही 100 रुपये आप सेंड करके भेजेंगे तो, या आप नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आपको तुरंत ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर एक प्रकार सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपके पास पर्सनली सारे PDF वगैरह जो इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा में आने वाले, उसको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा में 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि जिसमें आपका फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन वाला है, वो पूरा मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, कुछ बच्चों में फर्स्ट एड एंड हेल्थ वाला है, उसकी भी मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आपका 3 मेजर सब्जेक्ट तैयारी, 1 माइनर सब्जेक्ट का, माइनर का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है कई विश्वविद्यालय में, तो उसके लिए भी हो जाएगा। और फूड न्यूट्रिशन का ऑब्जेक्टिव होता है तो इसके लिए भी तैयारी हो जाएगी। परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखी, तो सभी के लिए मैं तैयारी करवाता हूँ। तो आप फटाफट से हमारे से जुड़ सकते हैं। चलिए SMS कर दीजिए, फटाफट से आप जुड़ जाइएगा। आगे बढ़ते बिना समय गए, चूंकि समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। भैया प्रश्न आ चुका है, महोदय भौतिक भूगोल का अर्थ बताएं। भौतिक भूगोल को अंग्रेजी में फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये भूगोल का एक भाग होता है। भूगोल बेसिकली 2 भागों में बंटता है। पहला होता है भौतिक भूगोल, दूसरा होता है मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल आप प्रथम सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में जब आप पहुंचेंगे तो आप मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल का अर्थ देखिए, भौतिक भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु पृथ्वी पर स्थित जीव जगत है, जो जल, थल और वायु का आवरण है। यानी कि आप देखते हैं कि जो मनुष्य है उसको चारों तरफ से जल, थल और वायु जो है वो घेरे हुए हैं, जिसमें वनस्पति और प्राणी जगत के जीवन का विकास होता है और जो जीवमंडल के जीवों यानी वनस्पति और प्राणी जगत के लिए सुयोग्य निवास क्षेत्र प्रदान करते हैं। भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें समस्त भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अब भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जल मंडल, थल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल सब आ जाते हैं। इन सभी को एक प्रकार से मनुष्य प्रभावित भी करता है और मनुष्य इससे प्रभावित भी होता है। इन्हीं अंतर संबंधों के या प्रतिद्वंद्वों को एक प्रकार से भौतिक भूगोल के अंतर्गत समझा जाता है। भौतिक भूगोल को निम्न विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है, जैसे कि स्ट्रालर नाम के विद्वान कहते हैं। स्ट्रालर नाम के विद्वान कहते हैं कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप से भूविज्ञान का अध्ययन एवं समन्वय होता है। यानी भूविज्ञान जो होता है उसी का अध्ययन और समन्वय होता है, जो मानव पर्यावरण पर सामान्य रूप से प्रकाश डालता है। यानी मनुष्य का जो इन्वायरमेंट है उसका और भूविज्ञान के बीच जो अंतर संबंध है, कोरिलेशन, उसके बारे में अध्ययन करवाता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत बेसिकली जैसे आप जलमंडल का, थल मंडल का, स्थल मंडल का, वायुमंडल का, इन सभी का अध्ययन करते हैं। यहाँ तक कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत खगोल विज्ञान की भी एक शाखा के रूप में आप देखते हैं। खगोल विज्ञान में जैसे सौर मंडल वगैरह हो गया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत हो गया, ये सब भी आप यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भौतिक भूगोल होता है। सौर परिवार क्या है? देखिए, सौर परिवार बेसिकली सौर मंडल तो एक खगोल शास्त्र का एक पार्ट है, बट इसको जियोग्राफी में भी पढ़ा जाता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। सौर मंडल की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति की जो सिद्धांत है वो सेम ही है। सौर मंडल यानी कि जो भगवान सूर्य का एक प्रकार नवग्रह पूरा मंडल होता है, वही सब एक प्रकार से सौर मंडल होता है। अब तो 8 ही ग्रह हैं। सौर परिवार वह परिवार है जिसमें सूर्य और उसका परिवार होता है, जिसमें सूर्य और वह खगोलीय वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़ी हुई हैं, बंधी हुई हैं। जैसे आप देखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब एक प्रकार से ये जैसे ये यहाँ पर बुध कर लें, ठीक है, बंधे हुए हैं। जैसे बुध हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून यानी कि अरुण, वरुण। इसके अतिरिक्त अन्य सदस्य जैसे लघु ग्रह भी इसमें शामिल हैं, क्षुद्र ग्रह भी शामिल हैं, धूमकेतु भी शामिल है और उल्कापिंड भी शामिल है। इसके साथ साथ उपग्रह भी शामिल होते हैं सौरमंडल में। इस तरीके से जैसे शनि के भी कई उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो ये सब एक प्रकार से सब मिलकर के चंद्रमा मतलब कि सौरमंडल का निर्माण करते हैं। एक दूसरे से एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के द्वारा आपस में अटैच होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और एक प्रकार से अपने अपने गति के हिसाब से अपने अपने अक्ष पर अपने अपने कक्षा में ये लोग एक प्रकार से परिभ्रमण किया करते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखें। तो ये हो गए आपके सौरमंडल आपके समझ में आ गया होगा।
सौरमंडल अगर आपके समझ में ना आया हुआ हो तो मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊँ अगर आप कहें तो, ठीक है, लेकिन बड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। चलिए टाइम लग जाएगा और टाइम है नहीं, बिल्कुल नहीं, सौरमंडल आपको दिखा देता है यहीं पर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, भौतिक भूगोल की प्रकृति बताइए। देखिए भौतिक भूगोल की प्रकृति की अगर बात की जाए तो भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है। प्रारंभ में भौतिक पर्यावरण के क्रमबद्ध अध्ययन को भौतिक भूगोल समझा जाता था, परंतु वर्तमान में भौतिक भूगोल अन्य भूविज्ञानों से चयनित विषयों का समूहन और समन्वय ही नहीं अपितु भौतिक पर्यावरण व मानव के पारस्परिक क्रियाओं के प्रतिरूपों का भी अध्ययन करता है। भौतिक पर्यावरण और मनुष्य के जो बीच में जो क्रियाएं होती हैं, अंतर क्रियाएं होती हैं, उन सभी का अध्ययन भी एक प्रकार से भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। वर्तमान समय में के अनुसार भौतिक भूगोल मानव कल्याण की इच्छा से मानव द्वारा भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन के कुप्रभावों और उनसे उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं के मूल्यांकन करता है और उनका समाधान करने पर भी केंद्रित होगा। यानी कि एक प्रकार से जो पर्यावरण की समस्या, जैसे कि भूगोल मतलब कि पर्यावरण की समस्याओं में क्या क्या चीज़ें, जैसे कि आपका आ गया तमाम प्रकार की आपदाएं हैं, जैसे कि आपका भूकंप, ज्वालामुखी, इन सभी से बचने का भी प्रयास करता है, इन सभी समस्याओं से एक प्रकार से मनुष्य को बचाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो भौतिक भूगोल आज ना केवल एक विषय बन करके बल्कि एक मनुष्य के जीवन को एक प्रकार से सुदीर्घ और अच्छा बनाने का भी एक काम कर रहा है। ठीक है, ये होता है आपका भौतिक भूगोल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यही सब प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, मध्य महाजीवकल्प के ट्रियासिक व जुरेसिक युगों को बताइए। ये एक प्रकार से पृथ्वी पर एक प्रकार से जो युग है, पृथ्वी के विकास क्रम के अंतर्गत पृथ्वी पर एक प्रकार से जीवों का विकास कैसे हुआ, तमाम प्रकार की चीज़ें। पृथ्वी ऐसे ही पहले नहीं थी, पृथ्वी एक प्रकार से 4.6 अरब वर्ष पहले एक प्रकार से उत्पत्ति मानी जाती है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे उस दौरान में तमाम प्रकार के युगों में बांटा गया। पृथ्वी की जो सिचुएशन है, उसकी जो विशेषताएं, उसमें तमाम प्रकार के परिवर्तन होते गए विभिन्न कालखंडों में। तो वही इसमें एक प्रकार से एक ट्रियासिक युग है। ट्रियासिक युग में एक प्रकार से मतलब मध्य महाजीव जो मतलब की कल्प है, इसका भाग है ट्रियासिक या जुरेसिक युग। ठीक है, तो ट्रियासिक युग जानते हैं क्या है। ट्रियासिक युग की अगर बात की तो इस युग में गोंडवाना स्थलखंड ने उत्तर की ओर खिसकना शुरू कर दिया था। गोंडवाना और जो है अंगारा लैंड क्या है, देखिए गोंडवाना और अंगारा लैंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पृथ्वी, पहले क्या था कि पृथ्वी थी, पृथ्वी पर एक प्रकार से एक प्रकार से भूखंड था, एक भूखंड था, उसका क्या नाम था, इसका नाम था भैया पैंजिया। तो ये भूखंड आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपका पैंजिया। ये भूखंड जो है इसको क्या कहते थे, इसको बोलते थे पैंजिया। ठीक है, भूखंड था पैंजिया। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए, पैंजिया भूखंड था, इसके अलावा जो ये महासागर हुआ करता था, ये पूरा का पूरा चारों तरफ जल से घिरा था, इसको बोलते थे पैंथालासा। क्या बोलते थे, पैंथालासा। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अभी हम समझाएंगे तो पूरा विस्तार समझा देंगे, बहरहाल फिर से समझ लें आप। देखिए, तो पैंथालासा नाम का सागर हुआ करता था, ये सागर था पैंथालासा। क्या हुआ करता था भैया, पैंथालासा सागर था, और ये था भैया पैंजिया एक महाद्वीप था, यानी कि स्थलखंड था, महाद्वीप। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, फिर धीरे धीरे एक प्रकार से चीज़ें आती गई और एक सकरी जलराशि जो थी पैंथालासा, तब ये सकरी जलराशि जो थी वो एक प्रकार से इसको भेदती गई, इसको भेदती गई, इसको भेदती गई, और इस तरीके से एक प्रकार से क्या बन गया, एक जल डमरू मध्य बन गया, या एक प्रकार से एक जलराशि बन गई। ये एक प्रकार से क्या कहलाई, ये क्या कहलाई भैया, इसको बोलते हैं टेथीज सागर। ठीक, कौन सा सागर बना, टेथीज सागर बना, टेथीज सागर। ये क्या कर दिया, ये बीच की एक सकरी जलराशि बन गई जो एक प्रकार से इस भूखंड को, किसको, पैंजिया नाम के भूखंड को दो भागों में बांट देती है। तो ऊपर वाला भाग जो यहाँ पर बट रहा है, इस ऊपर वाले भाग को, यहाँ पर ऊपर वाला भाग क्या होगा, ये मान लेते ये भाग ऊपर वाला हो गया, और नीचे वाला भाग की अगर मैं बात करूँ, नीचे वाला भाग जो है आपका, ये नीचे वाला भाग ये हो गया और ऊपर वाला भाग ये हो गया। ठीक है, अब ये दो भागों में आकर के आपकी पृथ्वी बढ़ जाती है। तो ऊपर वाला जो भाग है, इसी को भैया कौन सा लैंड कहते हैं, इसी को अंगारा लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगारा लैंड कहते हैं ऊपर वाले भाग को। इस अंगारा लैंड के अलावा इसको लारेशिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, लारेशिया भी कहते हैं, यह बात भी ध्यान रखेंगे। और ये सारी बातें कौन बताता है, वेगनर महोदय बताते हैं। वेगनर अपने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में ये सारी जो है चीज़ें बताते हैं। इसके अलावा नीचे वाला जो भाग है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड कहते हैं इसको, यह बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड किसको कहते हैं, नीचे वाले भाग को। अब इसी नीचे वाले भाग से आप देखते हैं कौन कौन सा देश बना, कौन कौन सा महादेश बने। अब फिर धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ। समय परिवर्तन के बाद में हुआ क्या महोदय, समय परिवर्तन के बाद में आप देखेंगे जो गोंडवाना लैंड है, अब जो वर्तमान का परिदृश्य है, वर्तमान का जो महाद्वीप है आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी है अपनी। अब इस पृथ्वी पर एक प्रकार से ये आप देखेंगे अगर बहुत ही ध्यान से, तो यहाँ पर एक प्रकार से भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, पृथ्वी इस तरीके से गति कर रही है। अब यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग है, देखिए यहाँ से
यहाँ से ऊपर के भाग, जैसे कि यहाँ से उत्तरी अफ्रीका आपका मतलब अफ्रीका महाद्वीप हो गया, अफ्रीका पूरा महाद्वीप अफ्रीका, ठीक है। इसके अलावा दक्षिणी भारत नीचे वाला, ठीक है। इसके अलावा आपका ये पूरा का पूरा जैसे कि पापुआ न्यू गिनी वगैरह, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया वगैरह, ऑस्ट्रेलिया महादेश, ठीक है। और जितने भी नीचे के हैं आपके दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये सब महाद्वीप जो हैं यानी कि इससे बने हैं, किससे? गोंडवाना लैंड से। जितने भी ये आपका क्या है, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से भी मैंने समझाया। तो इससे नीचे के जितने महाद्वीप हैं, जैसे दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर आपका पड़ेगा दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर आपका पड़ेगा अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा, और यहाँ पर एक प्रकार से और भी छोटे छोटे तमाम जो है देश वगैरह हैं। तो ये सब जितने भी देश हैं ये सब आपके क्या हैं? ये सब एक प्रकार से आपके नहीं, मतलब कि आपके क्या हैं? ये सब महादेश हैं। ये सब दक्षिणी मतलब कि दक्षिणी इलाके के जो महाद्वीप हैं ये एक प्रकार से किससे बने हैं? पैंजिया के जो नीचे वाला टुकड़ा था गोंडवाना लैंड से बने हुए हैं। और जो ऊपर वाला भाग था अंगारा लैंड, इससे एक प्रकार से उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ। उत्तरी अमेरिका के साथ साथ आपका जैसे जो ग्रीनलैंड है उसका निर्माण हुआ, ठीक है। और यूरोप का, ठीक है, यूरोप के तमाम देश जो हैं वो सब पूरा का पूरा यूरोप और एशिया, ठीक है, ये महाद्वीप पूरे के पूरे कहाँ से बने हैं? ये सब लारेशिया से बने हैं, यानी कि अंगारा लैंड से बने हैं। तो इस तरीके से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो थे इनसे एक प्रकार से पूरा का पूरा जो आज महाद्वीप है हमारे पृथ्वी पर और महासागर, मतलब महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और अब एक प्रकार से एक दूसरे के साथ एक प्रकार से खिसक रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अभी भी एक प्लेटें, अब ये एक प्रकार से कई खंडों में टूटा, ये कई खंडों में टूटा, इस तरीके से पूरा का पूरा चीज़ें होती रही। तो ये वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ट्रियासिक युग में क्या हुआ कि गोंडवाना स्थल लैंड जो था ये उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ कर देता है। उत्तर की ओर मतलब कि गोंडवाना जो था नीचे वाला भाग ये उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ कर देता है, जिससे उसका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और मेडागास्कर में विभाजन हो जाता है, ठीक है। उत्तरी मतलब दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और मेडागास्कर ये जब उत्तर की ओर गोंडवाना लैंड जाने लगता है तो 3-4 भागों में टूट जाता है। इससे एक प्रकार से तमाम प्रकार के महाद्वीपों का विकास हुआ। इस समय आल्पस व हिमालय के स्थान पर टिथीज नाम का सागर लहराता रहता था। टिथीज सागर जो मैंने आपको बताया, जब इसी टिथीज सागर में नीचे से जाकर के गोंडवाना लैंड की धरती जाकर के टकराती है, मेडागास्कर से एक टुकड़ा टूटा और जाकर के जो दक्षिणी भारत है वो दक्षिणी भारत जाकर के गड़ाम से लड़ा। जब उसी से एक प्रकार से उत्तरी भारत से, तो एक प्रकार से टिथीज सागर से लड़ा तो उसमें जो मलबा वलबा भरा था, भूसन्नति भरी थी, क्रोबर कहते हैं कि वही मलबा ऊपर उठा और वह मलबा जाकर के एक प्रकार से पूरा का पूरा वलित पर्वतों का निर्माण हो गया, यानी कि एक प्रकार से वलन पड़ गया और एक हिमालय पर्वत जैसे विशाल पर्वत का निर्माण हुआ। जुरासिक युग क्या है? यह युग 18 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था आज से, ठीक है। और इस युग में पृथ्वी पर डायनासोर जैसी विशाल जीवों का समस्त जीवों पर प्रभुत्व था। डायनासोर जैसे जीव जो हैं वो जुरासिक काल में रहते थे। इस युग में धीरे धीरे जलवायु ठंडी और शुष्क होने लगी और इस तरीके से एक प्रकार से पृथ्वी पर जीवों का एक प्रकार से थोड़ा थोड़ा विकास संभव हो पाया। ये था एक प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति में, मतलब कि पृथ्वी के युग, एक जो जुरासिक युग था और आपका ट्रियासिक युग था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्रिटेशियस युग किसे कहते हैं? देखिए क्रिटेशियस युग जो है यह युग 13.5 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ है। इस युग में उत्तरी गोलार्ध में सामुद्रिक प्रवाह के कारण से ब्रिटेन से जर्मनी तक की भूमि खड़िया यानी चाक से ढक गई थी, खड़िया मिट्टी जो है उससे। इस युग में नेवादा भू संचलन द्वारा कार्डिलेरा का विस्तार हो रहा था तथा दक्षिणी भारत में लावा प्रवाह हुआ। इस युग में प्रथम बार पुष्पयुक्त पौधे उत्पन्न होते हैं, जैसे नारियल, ओक, बालनट, इस प्रकार के जो पौधे हैं इनका विकास होना शुरू हो जाता है। और आप देखते कार्डिलेरा और इसके अलावा तमाम प्रकार के लावा जो है ज्वालामुखी के द्वारा जो उत्पन्न हुए हैं ये सब एक प्रकार से प्रवाह होते रहे हैं। ये है क्रिटेशियस युग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। चले, प्रश्न आ चुका है, समुद्री जल में पाए जाने वाले विभिन्न नमकों का वर्णन कीजिए। तो समुद्री जल में कई प्रकार के नमक पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड पाया जाता है 0.20%, कैल्शियम कार्बोनेट 0.30%, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट 2.5%, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, सोडियम क्लोराइड जो होता है 77% पाया जाता है, लगभग 78%, लगभग 77.9%। और जो सबसे ओरिजिनल नमक होता है सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट नमक होता है। तो समुद्री जल में तमाम प्रकार के नमक पाए जाते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
प्रश्न है दैनिक ज्वार भाटा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए दैनिक ज्वार भाटा की अगर बात की जाए तो जब किसी स्थान पर प्रतिदिन केवल एक ज्वार व एक भाटा आता है तब उसे दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। यानी कि किसी स्थान पर प्रतिदिन केवल एक ज्वार आएगा और एक ही भाटा आएगा। ज्वार माने होता है लहरों का ऊपर उठना, भाटा माने होता है लहरों का नीचे गिरना। तो ज्वार माने उठना और भाटा माने गिरना, ज्वार माने उठना और भाटा माने गिरना। तो एक प्रकार से जब लहरें एक प्रकार से एक दिन में केवल एक बार ज्वार यानी उठती हैं और फिर गिरती हैं, यही एक प्रकार से ज्वार भाटा होता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिर गतियों पर एक प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है दैनिक ज्वार भाटा का। अगला प्रश्न है अर्ध दैनिक ज्वार भाटा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा क्या है? अर्ध दैनिक ज्वार भाटा जो होता है सेमी जो है जिसको आप बोल सकते हैं, जब किसी स्थान पर प्रतिदिन 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है तब उसे अर्ध दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। ये प्रमुखता अटलांटिक महासागर में ऐसे ज्वार भाटा आते रहते हैं। अच्छा, मिश्रित ज्वार भाटा क्या है? मिश्रित ज्वार भाटा क्या है भैया? मिश्रित ज्वार भाटा की अगर बात की तो मिक्स्ड टाइड जिसको बोलते हैं, जब किसी स्थान पर प्रतिदिन 2 भिन्न ऊंचाई वाले ज्वार आते हैं, 2 भिन्न मतलब कि एक बहुत ऊंचा ज्वार हो गया, एक थोड़ा नीचे हो गया, तो इस तरीके से 2 अलग अलग ऊंचाई वाले ज्वार आते हैं तब उन्हें मिश्रित ज्वार कहते हैं। इसमें समय की असमानता भी पाई जाती है। बेरिंग सागर जो है, ओखोट मतलब कि ओखोटस्क सागर, इन सभी सागरों में आप देखते हैं मिक्स्ड टाइप की जो एक प्रकार से ज्वारमुखी मतलब कि ज्वार भाटा है वो आते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न प्रवाल क्या है? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया प्रवाल। प्रवाल जो होते हैं एक जीव होते हैं। प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव होते हैं जिनको आप सिलेंटेटा पोलिप्स बोलते हैं अंग्रेजी में। इन प्रवालों की कठोर सतह के अंदर सहजीवी संबंध से रंगीन आकार बनता है। समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, इनका जो एक प्रकार से जो ऊपर का खोखला है, शंख आप देखे हैं, शंख जो होता है वो प्रवाल के जो प्रवाल द्वीप होते हैं या प्रवाल द्वीप कैसे बनते हैं? इन्हीं प्रवालों की खाल से बनते हैं। जैसे आप देख तमाम प्रकार के सुतुही देखे होंगे, सुतुही समझते हैं, पहले तालाबों वगैरह में मिलती थी। शंख देखे हैं, शंख शंख जो पंडित जी बजाते हैं, वो शंख समुद्रों में मिलते हैं। तो प्रवाल के ही मतलब प्रवाल जो द्वीप मतलब कि प्रवाल जो जीव होते हैं उसी जीव के अंश होते हैं। जीव का जो ऊपरी आवरण होता है बहुत ही पोढ़ होता है। पोढ़ मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत कठोर होता है। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। अब जब वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, ठीक है, तो बहुत कठोर होता है। इसी वजह से जब लगातार एक प्रकार जीव मर जाते हैं और उनके ऊपर एक प्रकार से वही सब एक प्रकार से चट्टाने वो जो कठोर का मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट का इलाका होता है उससे एक प्रकार से पूरा द्वीप बन जाता है। ठीक है, उसके एक प्रकार से इलाके से यह मछलियों के भोजन और आश्रय का स्रोत प्रदान करती हैं। तो इस तरीके से मछलियाँ भी मछलियों के मतलब कि आप देखते हैं कि ये प्रवाल द्वीपों का निर्माण भी इसी वजह से हो जाता है। तो प्रवाल यही होते, प्रवाल एक जीव होते हैं जिनके ऊपर की खाल होती है और जब प्रवाल मर जाते हैं या किन्हीं कारणों के बस में नहीं रह जाते तो वही प्रवाल जो है धीरे धीरे करके एक प्रकार से पूरा का पूरा क्या बन जाता है, एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। तमाम चट्टानें बन जाती, प्रवाल चट्टान, प्रवाल द्वीप। ठीक है, जैसे लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप जो महाद्वीप है और लक्षद्वीप जो एक प्रकार छोटा सा द्वीप है अपने भारत का, वो भी प्रवाल द्वीप ही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जैवमंडल क्या है? संक्षेप में वर्णन कीजिए। पृथ्वी पर जीवित जीवों एवं उनके पर्यावरण की पतली परत को जैवमंडल कहा जाता है। इसकी भौगोलिक सीमा का निर्धारण करना संभव नहीं है। अर्थात जैविक संसार या जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग होता है जिसमें जीवित जीव रहते हैं। जिसमें भी जीवित जीव रहते हैं वो सब जैवमंडल होता है। जैसे कि जल में जो जीव रहते हैं वो जैवमंडल है। स्थल पर, ठीक है, वायु में, तो जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल को मिला लें तो जैवमंडल बनता है। इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है इसमें। जीवमंडल में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के तत्व विद्यमान रहते हैं, यानी कि जिंदा तत्व और जो अजीवित तत्व है वो दोनों एक प्रकार से विद्यमान रहते हैं। पृथ्वी की चातुर्दिक मृदा, चट्टानें, जल, वायु, इन सभी का लगभग 30 किलोमीटर मोटा आवरण जिसमें जीवित और अजीवित दोनों तत्व विद्यमान रहते हैं, वही एक प्रकार से जैवमंडल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। जैविक अनुक्रमण क्या होता है? जैविक अनुक्रमण क्या होता है भैया? यानी कि बायोटिक सक्सेशन जिसको कहते हैं। ये मतलब होता है इसका, जब किसी जैवमंडल में एक पादप समुदाय का दूसरे पादप समुदाय के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है तब इसे अनुक्रम या सक्सेशन कहते हैं। यह क्रम सतत यानी लगातार और विखंडित होता रहता है, यानी कि चलता है, रुकता है। विकास के इस क्रम में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब परिवर्तन स्थिर हो जाता है तब इसे चरम दशा यानी कि प्रकार से क्लाइमेक्स कंडीशन कहा जाता है। जैविक अनुक्रमण की जब इसे एक जीव थे
उस जीव का विनाश हो गया तो दूसरी जीव उसी जैसे आ गए। ठीक है, जैसे गौरैया में 2 प्रजाति हुआ करती थी। तो ऐसे ही प्रकार से आप देखते हैं कि जब किसी जैव मंडल में एक पादप समुदाय का दूसरे पादप समुदाय के द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया, तो प्रतिस्थापन मतलब कि एक जो क्वालिटी एक जीव में थी वही क्वालिटी एक पादप की थी या एक वही चीज की थी, अब उसी जैसी चीज कोई दूसरी आ गई तो एक प्रकार से वो क्या हो जाता है, वही जैविक अनुक्रमण होता है। ठीक है, तो पादपों के लिए और जीवों के लिए बेसिकली ये चीज है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भैया, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में ऐसे प्रश्न आएंगे, संसार में भूकंप की प्रमुख पेटियां बताएं। देखिए कई पेटियां हैं जो है जहां पर भूकंप आते हैं। जैसे पहला पेटी है प्रशांत महासागरीय पेटी। ठीक है, प्रशांत महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागर के दोनों तट पर भूकंप उत्पन्न होते रहते हैं आए दिनों। पूर्वी गोलार्ध में जापान से लेकर के, पूर्वी गोलार्ध मतलब कि ये देखिए गोलार्ध उत्तरी दक्षिणी तो आपको पता था, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी क्या होता है। देखिए ये होता है आपका पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये होता है आपका पश्चिमी गोलार्ध, ये आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार से आपको देखने अब यहाँ पर क्या है, पूर्व गोलार्ध में जापान से लेकर के दक्षिणी पूर्व द्वीप समूह तक और पश्चिमी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र के भूकंप भाग इसी पेटी के अंतर्गत आते हैं। यानी एक प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पर मैं आपको ग्लोब अगर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ग्लोब अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो प्रशांत महासागर है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर आप देख रहे हैं, यही है प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर पूरा बड़ा, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर ही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जापान कहाँ पर है आपका, जापान आपका ये वाला एरिया है। ठीक है, ये यहाँ पर जापान पड़ता है, इधर इस कोने में। ठीक है, जापान, अब यहाँ से लेकर के जापान से पूरा ये एरिया। ठीक है, तो ये एक प्रकार से यहाँ तक अमेरिका तक, ये उत्तरी अमेरिका, ये यहाँ पर अमेरिका है और ये जापान है, अमेरिका जापान। ठीक है, यहाँ तक पूरा एरिया ये एक प्रकार से जो है ये एक प्रकार से एक पेटी बनाती है। तो यही पेटी एक प्रकार से यहाँ पर कौन सी पेटी है भैया, इसी पेटी को एक प्रकार से बोलते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागर जो इस पेटी में संसार के लगभग 68% भूकंप इसी पेटी में आते हैं। यानी कि दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप वगैरह जो होते हैं सब आप देखेंगे यहीं पर आते हैं, इसी एरिया में पूरे के पूरे। ठीक है, क्योंकि ये महासागर बहुत बड़ा महासागर है। क्लियर। दूसरा है आपका भूमध्य सागरीय पेटी। ठीक है, मेडिटेरियन बेल्ट, इस पेटी के अंतर्गत पुर्तगाल से लेकर के हिमालय तक और तिब्बत व दक्षिणी पूरब द्वीप वाला भाग जो है आ जाता है। इस पेटी में विश्व के लगभग 21% भूकंप आते हैं। हिमालय वाला एरिया देखो, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर बेसिकली आपका कहाँ पर पड़ता है भैया, भूमध्य सागर आपका यहीं पर एक प्रकार से जो है आपका भूमध्य सागर यहाँ पर पड़ता है। देखिए ये है भूमध्य सागर, एकदम से बीच में पड़ता है ये यहाँ पर भूमध्य सागर ये वाला। ठीक है, यानी कि अफ्रीका से ऊपर और जो है उसके नीचे क्या बोलते हैं पुर्तगाल वगैरह के, स्पेन के बगल में आप देखें तो यहाँ से चलता हुआ पूरा का पूरा ये एरिया पूरा कहाँ से, यानी ये वाला पूरा एरिया भारत का ऊपरी भाग यानी हिमालय वगैरह और ये तिब्बत वगैरह पूरा चीन वगैरह की यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर के पूरा एक प्रकार से ये वाला जो एरिया है ये भूकंप का जो बेल्ट है ये एक प्रकार से होता है भूमध्य सागरीय पेटी। तीसरी पेटी होती है अंध महासागरीय और ज्वालामुखी वाली पेटी, अटलांटिक एंड वोल्केनिक बेल्ट। इस पेटी का विस्तार अंध महासागर के दोनों ओर के तटवर्ती भागों ज्वालामुखी की पेटियों में हुआ है। इस पेटी में विश्व के लगभग जितने भी आपके 11% भूकंप हैं वो सब आते रहते हैं। भूकंप जो ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप आते हैं ज्वालामुखी पेटियों में ही स्थित होते हैं। कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भूकंप आते हैं। तो अंध महासागर आपका ऐसे कि ये सब महासागर वाला एरिया जो हो गया यही सब आपका, ठीक है, इसकी दोनों एरिया की पेटी में एक प्रकार से आता है। क्लियर। तो इस तरीके से 3 पेटियां भूकंप की मैंने बताई जहां पर भूकंप बहुत प्रबल मात्रा में आते रहते हैं। ठीक है, चले याद कर लीजिएगा, इन सभी पेटियों परीक्षा में प्रश्न आता रहता है। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के कारकों के आधार पर भूकंप के प्रकार बताएं। देखिए कई प्रकार से भूकंप की उत्पत्ति होती है। एक तो प्राकृतिक भूकंप होते हैं, प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं ये, इसके 4 प्रकार होते हैं। जैसे ज्वालामुखी भूकंप एक होता है, ज्वालामुखी उद्भेदन से कंपन होता है पृथ्वी में और इस वजह से भूकंप आ जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी की तीव्रता पर आधारित होती है, ज्वालामुखी जितनी तीव्र गति से फटेगी भूकंप उतना ही तेज गति से होगा। तो पहला भूकंप ये। दूसरा भूकंप होता है भ्रंश मूलक भूकंप, पृथ्वी के भूपटल पर भ्रंशन के कारण से चट्टानों में परिवर्तन से उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी जब भ्रंश होता है यानी चट्टानों में दरार पड़ने से एक प्रकार से भूकंप आता है, चट्टानें हिलने लगती हैं। ठीक है, इससे पृथ्वी भी हिलने लगती है। तीसरा होता है संतुलन मूलक भूकंप, संतुलन में अव्यवस्था होने पर यह भूकंप उत्पन्न होते हैं। नवीन मलित प्रदेशों में यह प्रायः आते रहते हैं, जैसे कि हिमालय के नीचे वाले एरिया में कभी कभी क्या होता है दिक्कत होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो है संतुलन, भू संतुलन एक शब्द आपने सुना, आइसोस्टेसी,
भू संतुलन में क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़, पृथ्वी पर क्या है, एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ एक प्रकार से गहरी गहरी गड्ढे हैं, ठीक है, महासागर है, झील है, ये सब तालाब है। तो एक प्रकार से एक ऊपर एरिया है, एक नीचे एरिया है, तो ये तालमेल बनाए हुए है। जैसे ही थोड़ा सा अव्यवस्था फैलती, कुछ भी इधर उधर होता है, जैसे हमने बैलेंस बनाया हुआ है, अभी इतना मैंने, ये हाथ मेरा इधर नीचे है और ये हाथ ऊपर है, मेरा बैलेंस बना हुआ है। अब मेरा बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ेगा, इधर बिगड़ेगा, इधर वाला इसमें कुछ दिक्कत हुआ, इधर दिक्कत होगा, तो इस तरीके से क्या होगा, पृथ्वी पर हिलने लगेगी, अव्यवस्था फैलेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरी तरफ एक समतल मैदान भी है, दूसरी तरफ गहरी गहरी खाइयां भी हैं, और एक प्रकार से इन्हीं सभी के बीच में जब असंतुलन फैल जाता तो भूकंप आ जाते हैं, ठीक है। चौथा होता है प्लूटोनिक भूकंप। अधिक गहराई पर यह भूकंप उत्पन्न होते हैं, चट्टानों के रासायनिक खनिजों में विस्फोट होता है, और यह भूकंप तब आते हैं जब एक प्रकार से बहुत गहरे गड्ढों में ऐसा होता है। दूसरा जो भूकंप होता है तो प्राकृतिक भूकंप हो गए 4 प्रकार के। अगला है अप्राकृतिक भूकंप। अप्राकृतिक भूकंप मानव के रचनात्मक कार्यों को, जैसे कि कहीं पर अगर आप बांध बना देते हैं, किसी नदी पर आपने बांध बनाया, अब बांध जब बनाएंगे तो नदी का जल जो होगा रुकेगा, अब जब रुकेगा तो दबाव पड़ेगा नदियों पर, मतलब कि उस एरिया पर, और जब दबाव पड़ेगा भैया उस पर ज़मीनों पर, तो एक प्रकार से ज़मीनें जो होंगी वो एक प्रकार से हिलने लगेंगी। यह बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे बांध बनाना, खनन खोद मतलब खान खोदना, सुरंग बनाना, बड़े जलाशय बनाने से पृथ्वी पर प्राकृतिक भूकंप उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि लातूर व कोयना भूकंप जो आया था महाराष्ट्र में, ये इसी खान वगैरह की वजह से ही आया था। यह बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से भूकंप जो होते हैं प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों कारणों से आते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, भूकंप के हानिकारक प्रभाव बताइए। भूकंप से हानिकारक प्रभाव कई सारे हैं, जैसे कि भूकंप आने पर अपार जन और धन की हानि होती है, लाखों व्यक्ति अकाल से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है, और अरबों रुपयों की संपत्ति इसमें नष्ट हो जाती, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है ढह जाती हैं। दूसरा हानि यह है कि भूकंपों के कारण से कभी कभी नदियों का मार्ग परिवर्तित भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि भाई भूकंप आया और पूरी पृथ्वी हिल गई, इससे नदियां जो होती हैं बह रही थी इस दिशा में, और तुरंत जो है दिशा अपनी बदल दिया, फिर दूसरी तरह की बढ़ गई। अब जहाँ जहाँ नदियाँ बहती चली गई, भाई क्या होगा, पूरा का पूरा एरिया साफ होता चला जाएगा, तो इससे बड़ी हानियाँ होंगी। भूकंप के कारण कभी कभी झीलें तथा बांध टूट जाते हैं, जिससे जो है एक प्रकार से, जिससे बहुत ज़्यादा एक प्रकार से नुकसान होता है। भूकंप के कारण कभी कभी भूपटल की सैलें भी टूट जाती हैं अथवा भूपटल में दरारें पड़ जाती हैं, तो इससे भी नुकसान है। भूकंप आने के कारण से कभी कभी यातायात के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी कि जो है उस मतलब कि जो आने जाने का मार्ग है वो भी दिक्कत है, पर्वतों के बीच का जो एरिया है सब नष्ट हो जाता है, से रेल सड़कें ये सब मार्ग नष्ट हो जाते हैं। भूकंप के कारण से कभी कभी समुद्रों में भयंकर तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण से प्रभाव में जलयानों को अपार क्षति, जलयान मतलब कि जो जल वाली जहाज़ें हैं, पानियों की जहाज़ें, उनको हानि होती है भूकंप की वजह से। साथ ही साथ में भूकंप की वजह से लहरें उठती हैं बहुत समुद्रों में ज़्यादा। भूकंप से क्या होता है, सुनामी वगैरह आ जाती हैं, जिससे एक प्रकार से जो समुद्री इलाके हैं डूब जाते हैं, कई सारा नुकसान होता है इससे, ठीक है। चलें आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आ चुका है, भैया भ्रंश घाटी पर टिप्पणी कीजिए। मैंने बताया था भ्रंश यानी दरार पड़ने से जो गड्ढा हो जाता है वही को भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंशन क्रिया के द्वारा उत्पन्न भ्रंश घाटी एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है। इसे रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली या दरार घाटी भी कहा जाता है। जब दो समानांतर भ्रंश काफ़ी दूर तक विकसित हो जाते हैं, जिससे इनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है, यानी कि दो भाग हैं एक प्रकार से, वो एक प्रकार से एक भाग इधर जा रहा है, एक भाग इधर जा रहा है, ठीक है। अब बीच वाला जो होगा बीच में गड्ढा हो जाएगा और यही गड्ढा जो होगा यही भ्रंश घाटी हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस तरीके से खिंचाव पड़ने से एक प्रकार से गड्ढा हो जाता है, इसके बीच का भाग नीचे धंस जाता है। इसी नीचे धंसे हुए भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं। इसे जर्मन भाषा में ग्राबेन कहते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ होता है एक छोटी मतलब एक छोटी घाटी या नद मतलब कि नादनुमा गड्ढा। सर्वप्रथम ग्रेगरी नामक भूगोलवेत्ता ने पूर्व अफ्रीका में की महान घाटी को देख करके दरार घाटी या रिफ्ट घाटी शब्द का प्रयोग किया था। किसने, कौन भूगोलवेत्ता थे, ग्रेगरी नाम के। सामान्यतः ये घाटियाँ अधिक लंबी, सक्रिय और पर्याप्त गहरी होती है, यानी कि ये गड्ढी मतलब ये गड्ढा गहरा होता है, सकरा होता है और लंबा होता है। संसार की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जो है जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर के बेसिन में होकर के एक प्रकार से मतलब कि जेम्बजी नदी जो है, जाम्बेजी नदी वहाँ तक जाती है। 4800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत यह घाटी है। इसके अतिरिक्त राइन नदी की घाटी, एशिया की मृत सागर की घाटी, दक्षिणी कैलिफोर्निया की डेथ वैली जिसको बोलते हैं मृतक घाटी, मुख्य भ्रंश घाटियों के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से भ्रंश घाटी के बारे में चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अगर आप 100 रुपीज़ पे करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको इस सभी की पीडीएफ भी मिल जाएंगी। बाकी आप यूट्यूब पर भी पढ़ करके अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अगला दीर्घ उत्तरी का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वलन और उसके प्रमुख मतलब उसके प्रकार बताएं।
पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न आंतरिक शक्तियों के क्षैतिज संचलन के द्वारा धरातलीय चट्टानों में संपीड़न होता है। संपीड़न माने एक प्रकार से कंपन होता है, दबाव पड़ता है, तो इसकी वजह से परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को वलन कहते हैं, फोल्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे फोल्डेड माउंटेन आपने सुना होगा नाम, फोल्डिंग सुना होगा। फोल्डिंग मतलब क्या होता है? खटिया। फोल्डिंग माने क्या होता है? खटिया, चार टांगे होती है खटिया के, चारों मुड़ जाती हैं, उसी को फोल्डिंग कहते हैं। ऐसी खटिया जो एक प्रकार से उनकी जिसकी चार टांगे मुड़ जाए। तो ऐसे मैंने आपको बताया था, भ्रंश वाला बताया नहीं था कि भाई ऐसे ऐसे करके पूरा मोड़ पड़ जाता है दबाव पड़ने से और भ्रंश पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, मतलब कि क्या नाम है? वलित पर्वतों का निर्माण। वलन कई प्रकार का होता है। भूपृष्ठ पर अनेक शक्तियाँ कार्य करती हैं, परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को में भिन्नता पाई जाती है। इसी कारण से वलन के भी कई प्रकार होते हैं। वलन बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला होता है आपका सममित वलन। कौन सा होता है? सममित वलन। जब किसी वलन में दोनों दिशाओं की भुजाओं का झुकाव समान रूप में होता है तो उसी को एक प्रकार सममित, जैसे कि ये वाला सममित वलन होता है। ठीक है, समान झुकाव यानी कि जो भुजाएं हैं ये झुकाव, ये कोई ज़्यादा कम और ज़्यादा नहीं, तो सममित वलन। असममित वलन दूसरा होता है जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव सामान्य हो और दूसरी भुजा का झुकाव अधिक होता है, यानी कि एक का झुकाव एक प्रकार सामान्य है और दूसरे का डायरेक्ट हो गया, यानी कि ये इस तरीके का वलन जो होता है। ठीक है, ये यानी कि ये तो खड़ा एक डायरेक्ट झुकाव हो गया, ये एक प्रकार से सामान्य है। ठीक है, ये असममित वलन होता है। तीसरा होता है समनत वलन। वे वलन जिनकी भुजाएं एक ही दिशा में झुकी हों और वे एक दूसरे के समानांतर प्रतीत होती हों, ऐसे वलन समनत वलन कहे जाते हैं। समनत वलन मतलब कि जैसे कि ये वलन, ठीक है, ये वलन इस तरीके से, यानी मतलब कि एक दूसरे को कभी काटे ना, जैसे कि ये रेखा जा रही है तो ये रेखा ऊपर जाए, ये रेखा, इस तरीके के वलन। ठीक है, इस तरीके के वलन, तो ये एक प्रकार से वलन जो होते हैं वो होते हैं आपके समनत वलन। अगला है परिवर्तित मतलब परिवलित वलन। अत्यधिक तीव्र क्षैतिज संचलन के कारण से जब वलन की दोनों भुजाएं क्षैतिज रूप से में समानांतर हो जाती हैं तो उसे परिवर्तित वलन कहा जाता है, यानी एकदम से क्षैतिज हो गई। ठीक है, इस तरीके से वलन पड़ गया, मतलब कि एक दूसरे को नहीं काट रही दोनों भुजाएं। प्रतिवलन क्या है? तो जब अत्यधिक क्षैतिज संचलन के कारण से वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है, प्रतिवलन उसी को कहते हैं। जैसे कि एक भुजा ऐसे जा रही है, ये अब दूसरी भुजा गई और इसी प्रकार से ये काट के किस निकल गई ऊपर से, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये प्रतिवलन हो गया। अगला है खुला वलन। तो जब किसी वलन की दोनों भुजाएं 90 डिग्री के अधिक तथा 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का कोण बनाती हैं तो उसे खुला वलन कहते हैं। खुला वलन एक प्रकार से 90 डिग्री से यानी कि अधिक कोण बनाती हैं। ठीक है, 90 डिग्री मतलब कि एक प्रकार से जैसे कि ये है और दोनों भुजाएं एक प्रकार से मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री से इस तरीके का ये, ठीक है, इस तरीके का जब वलन बनता है 90 डिग्री या उससे अधिक का कोण बनाती हैं तो एक प्रकार से ऐसे करके मतलब 90 डिग्री से 180 से कम बनाती है तो उसको एक प्रकार से खुला वलन कहते हैं। और बंद वलन जो होता है ठीक इसकी विपरीत होता है। बंद वलन जो होता है जब किसी वलन की दोनों भुजाएं न्यून कोण 90 डिग्री से कम कोण बनाती हैं तो उसको कोणबद्ध मतलब कि उसको एक प्रकार से क्या कहते हैं, उसे बंद वलन कहा जाता है। सिंपल सी बात है, यानी कि 90 डिग्री से अधिक अगर भुजा कोण बना रही है तो वो एक प्रकार से बंद वलन हो, जो मतलब खुला वलन हो जाएगा, और कम बना रही तो बंद वलन इसी को कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डेविस के अपर्दन चक्र की व्याख्या कीजिए। देखिए कि डेविस और प्लैंक इन दोनों ने अपर्दन की बात करी थी। डेविस ने सामान्य अपर्दन के चक्र की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली बात तरुण अवस्था, दूसरी प्रौढ़ और तीसरी जीर्ण अवस्था। तरुण माने होता है एकदम से युवा, मतलब कि तरुण माने अभी जो है मतलब कि थोड़ा सा बचकाना एरिया, मतलब बचकानी स्थिति। प्रौढ़ माने थोड़ा सा एकदम से प्रौढ़ वाली स्थिति, और जीर्ण माने वृद्ध अवस्था। सामान्य अपर्दन चक्र के दौरान आरंभ में स्थलाकृतियाँ पूर्ण हो जाती हैं, समय के साथ साथ प्रौढ़ हो जाती हैं और अंतोगतो धरातल के साथ जीर्ण हो जाती हैं। जैसे कि स्थूल लूप का विकास अवस्थाओं में होता है। ठीक है, 3 अवस्था में होता है। वैसे ही नदियों की 3 अवस्थाएं होती, तरुण नदी, प्रौढ़ नदी और जीर्ण नदी। तो अपर्दन एक प्रकार से जैसे कि मान लेते हैं कभी कभी एक प्रकार नदियां जब खूब तीव्र गति से अभी नई नई चलती हैं, जब तरुण नदी होती है तो तरुण नदी जब अपने मुहाने से निकलती है, वहाँ से एक प्रकार से मुहाने से बोल रहा हूँ, अपने जहाँ से उद्गम स्थान से निकलती हैं तो खूब तेज गति से चलती हैं। तो अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर या फिर जो भी मिलता है उनको पत्थर पहाड़ उन सभी को काट पीट करके आगे बढ़ाती है। तो वही पत्थर का कटना या नदी के साथ कट करके बहना ही एक प्रकार से अपर्दन कहलाता है। ठीक है,
तो वहाँ एक प्रकार से आपका कौन सा आपका हो गया, वहाँ पर एक प्रकार से ये तरुण वाला वलन हो गया, मतलब कि तरुण वाला एक प्रकार से अपर्दन हो गया। फिर प्रौढ़ में क्या होता है कि धीरे धीरे काटती हैं नदियाँ, और जीर्ण में एकदम से रुक जाती हैं आकर के, और वहीं पर डेल्टा वगैरह नदियाँ बना देती हैं। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से होता है, और इनके अपर्दन के द्वारा तमाम प्रकार की स्थलाकृतियाँ भी बनती हैं। ठीक है, चले आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, रसेल की द्वैतारक, बर्टेंड रसेल इनका पूरा नाम है, भूगोलवेत्ता है। द्वैतारक संकल्पना को संक्षिप्त रूप से समझाए। द्वैतारक परिकल्पना जो है इनकी, ये एक प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के है, या सौरमंडल की उत्पत्ति को लेकर के है, मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं। रसेल की द्वैतारक संकल्पना जो है कुछ इस तरीके से है। पहली बात, आदिकाल में सूर्य के पास 2 तारे थे, ऐसा इन्होंने कहा। सूर्य का साथी तारा सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। एक बड़ा तारा इनके पास आया, और जिसकी दिशा जो थी परिक्रमा इनकी विपरीत थी, यानी ये दोनों एक प्रकार से, जो सूर्य था और इसका साथी तारा, दोनों एक दूसरे के मतलब कि चारों तरफ घूम रहे थे। लेकिन एक दूसरा तारा आया, और वह तारा उसको एक प्रकार से मतलब उसके विपरीत घूम रहा था। विशालकाय तारे के ज्वारीय बल का प्रभाव सूर्य पर नहीं हुआ, पर उसके साथी तारे के पदार्थ उसकी ओर आकर्षित होने लगे। यानी कहने का मतलब ये, जैसे मान लेते हैं 2 एक प्रकार से प्रेमी थे साथ में, प्रेमी थी एक और प्रेमिका था। अब प्रेमी प्रेमिका एकदम से मतलब कि प्रेम उनका चल रहा था बढ़िया धुआंधार तरीके से। अब क्या हो जाए, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए जो एक प्रकार से क्या हो कि जो प्रेमी है मान लेते हैं वो सूर्य है, प्रेमिका है कोई, अब एक प्रकार से प्रेमी प्रेमिका बढ़िया चल रहा है। अब उसमें एक प्रकार से कोई एक और प्रेमी आ जाए, और वह एक प्रकार से सूर्य से ज़्यादा पावरफुल हो, और दूसरी विपरीत दिशा में घूम रहा हो, और मतलब कि उसके पास पैसा रुपया ज़्यादा हो। वो एक प्रकार से जो लड़की की होगा क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, या ज़्यादा सुंदर हो उससे, तो एक प्रकार से लड़की जो होगी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती चली गई। तो ऐसा समझें कि एक प्रकार से वो लड़की चली गई, किससे, सूर्य से दूर चली गई। तो ये एक प्रकार से ऐसा सेम यहीं पर रहा कि 2 तारे थे, सूर्य और उसका साथी। सूर्य पर तो कोई प्रभाव उसका नहीं हुआ, क्योंकि वो एक प्रकार से सूर्य जैसा ही तारा था। वो कहने का मतलब ये है कि वो, जैसे कि अगर लड़का आता, लड़का लड़का में इंटरेस्ट थोड़ी होगा, लड़की आई है इस वजह से इंटरेस्ट, मतलब कि लड़का आया है और लड़की ये है चूँकि इंटरेस्ट हुआ इस वजह से। अगर लड़की आती तो हो सकता है लड़का चला जाता। तो इस तरीके से चीज़ें, तो ऐसे में हुआ। फिर उसके जैसे जैसे वह सूर्य से निकट आया, मतलब कि उभार बढ़ता गया, और पदार्थ साथी तारे से अलग होते गए। विशाल तारे की दिशा में उसका पदार्थ घूमने लगा, और चारों ओर मतलब कि और आगे जा करके इन्हीं पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ। यानी कि जो सूर्य का साथी तारा था वह एक प्रकार, जो भिन्न तारा आया, दूसरा तारा आया, उसके चारों तरफ घूमने लगता है। जब उसके चारों तरफ घूमने लगता है, सूर्य का भी खिंचाव उसको तरफ खींच रहा अपनी तरफ, और वो भी खींच रहा है। इस तरीके से विखंडित हो गया वो जो साथी तारा था, और उसके तमाम टुकड़े जो हैं वो घूमने लगते हैं उसी के तारे के इर्द गिर्द, और वही सब जाकर के बाद में ग्रह का निर्माण करते हैं। और इस तरीके से एक प्रकार से, इस प्रकार रसेल ने साथी तारे से पदार्थ हटा करके पृथ्वी व ग्रहों के बीच की दूरी व कोणीय संवेग की समस्या को हल किया। इस तरीके से एक प्रकार से रसेल की थी द्वैतारक संकल्पना, जो मैंने आपको बताई। ठीक है, उदाहरण के रूप में मैंने लड़का लड़की का उदाहरण दिया, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत मैंने बताया था, ठीक है, आपको समझाया था पूरा का पूरा कि कैसे पैंजिया पैंथालासा पूरा हुआ। सन 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इन्होंने जलवायु शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और भूगर्भ शास्त्रियों के प्रमाणों के आधार पर यह माना कि कार्बोनीफेरस युग में समस्त स्थलखंड एक भूखंड पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। पैंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि था, जिसे पैंथालासा सागर कहा जाता था। पैंजिया स्थलखंड विशाल सियाल और सीमा और निफे से बना हुआ था। सियाल मतलब कि सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सीमा माने कि सिलिकॉन मैग्नीशियम, निफे माने निकल और फेरस, इससे बना हुआ था। वेगनर ने पैंजिया के उत्तरी भाग को लारेसिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा। कालांतर में नहीं, समय बीतने के बाद में पैंजिया का विभाजन हो गया, स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप महासागरों और महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। जो हमारे समय पांच जो सागर वगैरह 7 महाद्वीप हैं, वो सब एक प्रकार से इसी वजह से हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, महाद्वीपों व महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में जोली का तापीय चक्र सिद्धांत समझाइए। देखिए 1925 ईस्वी में जोली नाम के विद्वान हैं, इन्होंने तापीय चक्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने भी स्वेस की भांति, स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बड़ी अच्छी व्यवस्था दी, रासायनिक व्यवस्था दी। उन्होंने कहा सियाल सीमा निफे जो पृथ्वी की आंतरिक परतों को बांटा है वो स्वेस महोदय ने ही बांटा है। तो जोली भी आते हैं, उन्होंने महाद्वीपों का घनत्व कम और महासागरीय जल का घनत्व अधिक बताया। यानी कहा उन्होंने कि महाद्वीपों का घनत्व कम है, महाद्वीप कम घने हैं, महासागरीय जल ज़्यादा घने हैं। इन्होंने माना जोली ने
कि भूपटल की सभी चट्टानों में रेडियो सक्रिय पदार्थ एकत्रित होते हैं। इसमें यूरेनियम और थोरियम प्रमुख रूप से होते हैं जो इकट्ठा होते हैं। इसमें विखंडन से ताप उत्पन्न होता है। जब ये एक प्रकार से चूंकि यूरेनियम थोरियम इकट्ठा होते हैं इनमें विखंडन होता है, तो जब विखंडन होता है तो उसमें ताप ऊर्जा उत्पन्न होती है। ताप के संचय से आधा स्तर पिघल जाता है। इससे पृथ्वी का व्यास बढ़ता जाता है। इस प्रकार सियाल सीमा में फंस गया और सागरों का जल उन पर फैल गया। सागर जल से पिघला लावा निकल करके द्वीप का बन जाते हैं और तलछट में वलन से पर्वत बने होंगे। इस प्रकार महाद्वीपों व महासागरों का नितल का निर्माण हुआ होगा। कहने का मतलब है कि सियाल सीमा में धंस गया होगा। तमाम सारी चीज़ें इन्होंने बताई, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि चट्टानों के फिसलन से रिलेटेड इनका भी सिद्धांत तापीय चक्र का सिद्धांत कि ताप ज़्यादा हुआ होगा, इससे चट्टानें पिघली हुई होंगी। तो कुछ चट्टानें जो पिघली जिसका घनत्व तो एक प्रकार से ज़्यादा होगा वह एक प्रकार से डूब जाएगा उसमें, और इसका घनत्व कम होगा उस पर तैरने लगेगा, ठीक है। समझ रहे चीज़ों को, यानी घनत्व मतलब घनी आबादी। जैसे कि जल अगर वायु का घनत्व तो कम है, जल का घनत्व ज़्यादा है, इस वजह से जल पर एक प्रकार से आप तैर पाते हैं, वायु पर आप तैर नहीं पाते हैं। अगर वायु का भी घनत्व ज़्यादा हो जाए तो वायु पर भी आप उड़ने लगेंगे, चलने लगेंगे, ठीक है। पृथ्वी का घनत्व ज़्यादा है, इस वजह से पृथ्वी पर आप चल पाते हैं। पृथ्वी का घनत्व भी कम हो जाता तो आप धंस जाते इसमें, क्लियर। ध्यान रखिए, जैसे बालू आप देखते हैं जहाँ पर धंसाव होता है वहाँ पर घनत्व कम होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न, भू संतुलन की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। भू संतुलन अंग्रेजी शब्द इसको बोलते हैं आइसोस्टेसी। इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द आइसोस्टेसियो से हुई है, जिसका मतलब होता है समस्थिति, यानी कि मतलब इक्विपोज। यानी इसका अभिप्राय होता है परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के भूभाग पर उठे हुए पर्वत पठार तथा मैदानी क्षेत्रों व निम्नगत में स्थित सागर महासागर और इत्यादि के बीच जो भौतिक तथा यांत्रिक स्थिरता की दशा है उसी को भू संतुलन कहा जाता है। भूमि जो संतुलित है, मैंने बताया कि एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरी तरफ गहरी गहरी घाटियां हैं। ऐसे एक तरफ आप देखते हैं 8000 किलोमीटर ऊंचा एक पर्वत है, हिमालय पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट, और दूसरी तरफ आप देखते हैं 11 किलोमीटर मतलब 8 किलोमीटर ऊंचा पर्वत है और 11 किलोमीटर गहरा एक गर्त है, महासागर में गर्त है मेरियाना ट्रेंच, ठीक है। 11,000 मतलब 11 किलोमीटर है। तो आप देखेंगे कि वो सब एक प्रकार से आपस में तालमेल बैठाए हुए हैं। यही तालमेल बिगड़ता है तो भूकंप वगैरह आते हैं, तालमेल बना रहता है, उसी को भू संतुलन कहते हैं। आर्थर होम्स नाम के भूगोलवेत्ता कहते हैं कि संतुलन की वह दशा जो स्थल के बड़े बड़े भागों में पाई जाती है, जो विभिन्न सतह पर पर्वत पठार और मैदान आदि के रूप में फैले हुए रहते हैं, उसी को भू संतुलन कहते हैं। भू संतुलन में एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां, दूसरी तरफ गहरी गहरी घाटियां हैं जो आपस में तालमेल बनाए रखती हैं। इसी तालमेल को ही भू संतुलन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा महोदय, जितने भी बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लिए मैं लगातार देता रहता हूँ। चलें, अगला क्वेश्चन आ चुका भैया। प्रश्न है, अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर है। अपक्षय का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं, अपक्षय का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लेते हैं अब कोई चीज़ कोई है, जैसे ये है, आप भी समझिए घड़ी है, मैं समझा रहा हूँ। हवा खूब तेज चले, हवा खूब तेज चले और इस जो ये पेन है इससे निकल जाए, बस केवल निकल जाए इससे पेन, या ये पेन टूट जाए, तो ये एक प्रकार से टूट जाए। अब टूट जाए या निकल जाए इससे तो क्या होगा, यही एक प्रकार से अपक्षय होगा। किसके द्वारा अपक्षय होगा, तो जल आएगा, बहाव लगाएगा, या फिर कोई रासायनिक क्रिया के द्वारा होगा, या फिर एक प्रकार से भौतिक क्रिया में आपका वायु आएगी, वो टकराएगी, उससे टूट जाएगा। तो ये होता है अपक्षय। लेकिन जब एक प्रकार से जिसने तोड़ा है, यानी वायु अगर आई, इस पे टकराई, वायु ने इसको तोड़ा और तोड़ करके अपने साथ बहा करके ले भी जा रही लगातार, तो जब बहा करके अपने साथ ले जा रही है उड़ा करके, तो वो अपर्दन हो जाएगा, ठीक है। और अपर्दन और अपक्षय दोनों की क्रिया को मिला लेंगे तो क्या होगा, उसको अनाच्छादन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से केवल टूटना, किसी पत्थर का टूटना, आपस में किसी पत्थर का हवा की वजह से, जल की वजह से टूटना अपक्षय कहलाएगा। लेकिन जिसने तोड़ा है वो अपने साथ बहा करके भी ले जा रही, तो वही एक प्रकार से अपर्दन कहलाएगा। और जहाँ पर वह जो बहा करके ले जा रहा है वो जहाँ पर छोड़ देता है, उसी प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। और पूरी प्रक्रिया को बेसिकली अपर्दन और अपक्षय को मिला लें तो वही को अनाच्छादन कहा जाता है। क्लियर, चले। तो चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है और उसका परिवहन नहीं होता अपक्षय में, यानी वो चट्टानें अलग नहीं जाती, वहीं पर बनी रहती हैं। अपक्षय के प्रमुख कारक जैसे तापमान की वजह से टूट जाते चट्टानें, वर्षा की वजह से, तुषार की वजह से, वनस्पति की वजह से, जीव जंतु की वजह से और मानुष की वजह से भी चट्टानें आपस में टूट जाती, कभी कभी दिक्कत होती है।
जिसके द्वारा चट्टानों का एक ही स्थान पर विघटन होता है, जबकि अपरदन क्या होता है, एक गतिशील क्रिया होती है। इसमें चट्टानों का टूटना फूटना तथा उसका परिवहन भी सम्मिलित होता है, यानी कि चट्टानें टूटती हैं फूटती हैं और उसी के साथ बहती भी चली जाती हैं। ठीक है। अपरदन की क्रिया भूपटल से चट्टानी मलबे को अलग करके परिवहन द्वारा उसे अपने स्थान से अलग ले जाती हैं। अपरदन के प्रमुख कारक जैसे कि परिहिमानी यानी कि जो ग्लेशियर्स के पिघले हुए जल होते हैं वो बहुत तीव्र गति से वहाँ से ग्लेशियर पिघलते तो नदियों का जल खूब तेज़ी से आता, तो वो एक प्रकार से पिघलाते हुए आगे बढ़ते हैं तोड़ते हुए। हवा के द्वारा, पवन, भूमिगत जल के द्वारा, सागरीय लहरों से भी एक प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो इन सभी के द्वारा तमाम प्रकार की चट्टानें टूटती हैं और इसी के साथ बहती चली जाती हैं। ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नदी अपहरण की विशेषताएं बताएं। नदी अपहरण की विशेषताएं बताएं। देखिए, नदी अपहरण की कई विशेषताएं हैं, समझने का प्रयास करें। पहली बात, सरिता की ढाल प्रवणता अधिक होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सरिता की, यह सरिता माने नदी, नदी की गहराई अधिक व चौड़ाई कम होनी चाहिए। नदी में जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। नदी के प्रवाह मार्ग में कमज़ोर सैल होने चाहिए। सरिता की धारा में बोझ या मलबा की मात्रा कम होनी चाहिए। तो ये एक प्रकार नदी अच्छे तरीके से तभी अपहरण कर पाएगी, तभी बह पाएगी जब ये चीज़ें होंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, पवन अपर्दन कार्य समझाइए। पवन का अपर्दन कार्य, पवन यानी कि हवा, देखिए 3 रूपों में देखने को मिलता है। सबसे पहली बात, अपवाहन जिसको बोलते हैं, इसका तात्पर्य था शैल चूर्ण की उड़ाव क्रिया के द्वारा, यानी कि जो एक प्रकार से जैसे बालू का स्तूप वगैरह बनाती है, जैसे कि आप देखते हैं रेगिस्तान में हवा चलती खूब तेज से और हवा उड़ा ले गई बालू को और अलग स्थान पर जाकर के छोड़ दी, बालू का स्तूप बन गया। दूसरा होता है अपघर्षण, अपरदनात्मक यंत्रों के द्वारा चट्टानों के घर्षण तथा परिमार्जन की प्रक्रिया को अपघर्षण कहा जाता है। तीसरा होता है सन्निघर्षण। ठीक है, चट्टानों के परस्पर रगड़ने से टूटने फूटने और छोटे कणों में परिवर्तित होने की क्रिया को सन्निघर्षण, यानी कि आपस में चट्टानें क्रिया करके रगड़ करके टूट फूट जाती हैं, वो एक प्रकार से सन्निघर्षण होता है। अपघर्षण क्या होता है, अपरदनात्मक यंत्रों के, जैसे कि मनुष्य के द्वारा हो गया या एक प्रकार हवा के द्वारा, जल के द्वारा चट्टानों के घर्षण तथा परिमार्जन की प्रक्रिया जो होती है अपघर्षण कराती है, कि भाई हवा आई उसको तोड़ दी एक प्रकार से और रगड़ने पर कई प्रक्रिया के द्वारा टूटी। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या होता है, उड़ा करके ले जाना। तो अपवाहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण के द्वारा पवन जो होती है क्या करती है, वो एक प्रकार से चट्टानों को तोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, जलप्रपात क्या होता है। झरना, जलप्रपात को क्या कहते हैं, झरना कहते हैं। पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को यदि गिरने वाले पानी की धारा पतली होती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है, और यदि गिरने वाला पानी एक बहुत बड़ी धारा के रूप में काफ़ी ऊंचाई से गिरता है तो उसे महाजलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात माने कि पतली धारा और मोटी जलधारा गिरे तो उसको महाजलप्रपात कहते हैं, यानी कि झरना होता है बड़ा बड़ा वो। ठीक है, उसी को जलप्रपात कहते हैं। तो पहाड़ों से कभी कभी क्या होता है, ऊंची चोटी है, अब चोटी पर बर्फ चूंकि जमी हुई है, ग्लेशियर जमे हुए हैं, अब वहाँ से ग्लेशियर पिघलेगी, बर्फ पिघलेगा तो वहाँ से जो है कभी कभी जो है डायरेक्ट पनिया नीचे गिरता है, झरझर झरझर झरना गिरता है घाटियों में। ठीक है, तो एक चोटी से घाटी में जब पानी गिरता है तो उसी गिरने की प्रक्रिया हो, वह गिरने की जो एक प्रकार से पूरा सिचुएशन होता है उसी को जलप्रपात कहा जाता है, झरना कहा जाता है। यू आकार की घाटी पर संक्षिप्त टिप्पणी की लिखिए। देखिए, पहाड़ी भागों में जब पहले से बनी हुई वी आकार की घाटियों में हिमनद यानी कि ग्लेशियर के सतत रूप से प्रवाहित, यानी कि जब ग्लेशियर के द्वारा नदियाँ बहती तो उनके प्रवाह के द्वारा क्या होता है, कारण घाटी जो है गहराई और चौड़ाई में वृद्धि, घाटी की गहराई और चौड़ाई में वृद्धि। क्योंकि पहले देखिए घाटी ऐसी होती है। ठीक है, मैं फिर देखिए 1 मिनट में समझा रहा हूँ। जैसे ये पहाड़ी है, अब इसमें घाटी ये बन गई। ठीक है, ये घाटी कौन सी आकार की घाटी है, बी आकार की घाटी। लेकिन जब यहाँ से एक प्रकार से चट्टानों से एक प्रकार से ग्लेशियर बड़े बड़े हैं पिघल रहे हैं, लगातार यहाँ पर गिर रहे हैं, यहाँ पर गिर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये आसपास का एरिया जो होगा उससे नदियों के द्वारा एक प्रकार से ये सब टूटेगा। अब टूटेगा तो एक प्रकार से ये गहरी ओर होती चली जाएंगी और इस तरीके का शेप इनका बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि इस तरीके का। ठीक है, किस तरीके का, इस तरीके का शेप इनका बनना शुरू हो जाएगा, इस तरीके का। ठीक है, यानी कि जब एक प्रकार से इनके गिरने से, धसाव से यहाँ पर गिरेगा, यहाँ पर गिरेगी, तो इस तरीके से पूरा का पूरा एरिया साफ हो जाएगा, खाली हो जाएगा और इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक एरिया बन जाएगी इस तरीके से। तो ये यू आकार की घाटी का निर्माण, बी शेप की घाटी यू आकार की घाटी का रूप धारण कर लेती है लगातार गिरने से। ठीक है, तो गहराई और चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है, तब इस घाटी का आकार अंग्रेजी के यू अक्षर के समान हो जाता है। इसी कारण से इसको यू आकार की घाटी कहते हैं। इस प्रक्रिया में इनके किनारे लंबवत और तली सपाट एवं चौरस हो जाते हैं। इनका पार्श्ववर्ती ढाल अवतल ढाल वाला हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है येसेमाइट की घाटी हिमनिर्मित घाटी है। यू आकार की घाटी एक प्रकार से अमेरिका में आपको देखने को मिलेगी, येसेमाइट की घाटी। ठीक है, ऐसे और भी घाटी आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं भाई।
देखिए, अनेक वैज्ञानिक प्रारंभ में पृथ्वी के द्रव्य रूप में स्वीकार करते हैं। पृथ्वी के द्रव्य, चूंकि पृथ्वी पहले द्रव्य रूप में रही होगी, फिर धीरे धीरे करके एक प्रकार से ठोस बनी हुई होगी। पदार्थों के घनीभूत हो जाने से पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत, यानी कि जब ये द्रव्य भाग आपस में खूब जुड़े हुए होंगे तब जाकर के शैलखंड या एक प्रकार से जो है ठोस हुई होंगी। जब यही द्रव चीज़ें, तो एक प्रकार से इनका घनत्व बड़ा होगा तब ये ठोस बनी हुई होंगी। इसके हो जाने से चट्टानें बनी हुई होंगी। आग्नेय चट्टानें के नाम से उन्हीं को पुकारा जाता है, जो एक प्रकार से द्रव से एक घनत्व बढ़ते बढ़ते एक प्रकार से आपस में चिपक गई, तो वो आग्नेय चट्टानें हैं। वारेस्टर ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जो चट्टानें द्रव्य पदार्थों के ठंडा होने की दशा में बदल गई हैं वे आग्नेय चट्टानें कही जाती है। जैसे कि मान लेते हैं ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा क्या होता है कि लावा बहता है। अब वही लावा धीरे धीरे जब एक प्रकार पहले गर्म होता, तो कोई चीज़ जब गर्म होती तो एक प्रकार से पिघली हुई होती है। जैसे आप लोहा को गरमा दीजिए तो लोहा को आप पीट करके आप जिस आकार में चाहो उस आकार में ढाल सकते हो, लिक्विड बना सकते हो। इतना गर्म करके आप लिक्विड बना देंगे इसको, ठीक है, जब गर्म होगा। वही चीज़ जब गर्म चीज़ें ठंडी होती हैं तो वही चीज़ें ठोस अवस्था में हो जाती है। जैसे कि आप कभी कभी पन्नी जलाए होंगे बचपन में, जब आप अलाव, इस समय ठंडी का महीने चल रहा है तो ठंडी के महीने में आपने पन्नी यानी पॉलीथीन कभी जलाई होगी। पॉलीथीन जब आप जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पॉलीथीन एक प्रकार से पहले तो एकदम से फैली अवस्था में होता है, मतलब तरल अवस्था में, मतलब कि पॉलीथीन को आप जब जलाइएगा तो वो एकदम से पिचपिचा हो जाता है एकदम से, यानी कि वो तरल अवस्था में बन जाता है। ऐसे कुछ पृथ्वी रही होगी, ठीक है। लेकिन जब वही पृथ्वी, जब वही पन्नी जब जलाते हैं वो ठंड हो जाती है, तब वही ठंडी वाली एक प्रकार से गेंद बन जाता है। वो मतलब बहुत ठोस ठोस हो जाता है, उससे मार दो तो सर भी फूट जाए। समझ रहे हो ना। हम लोग बचपन में ऐसे ही गेंद बना करके खेला करते थे, क्योंकि गेंद खरीदने के पैसे होते नहीं थे, पन्नी वन्नी इधर उधर से कूड़ा कबाड़ बटोर लेते थे, और कौरा जो होता था, यानी कि जो अलाव होता था, उसी किनारे जाकर के बैठते थे। वहाँ पर तमाम पन्नी इकट्ठा करके जो इधर उधर चाउमीन लोग खा करके फेंके होते थे, मतलब कि छोटी छोटी पहले 1-1 रुपए की पैकेट चलती थी खाने वाली, उन सभी को मिला करके जलाते थे। एक डंडा ले लेते थे बड़ा सा, उसी डंडे से उसमें एक प्रकार से पूरा पन्नी जला करके उसको इकट्ठा करते रहते थे, ठीक है, पन्नी से, मतलब उसको इकट्ठा। जब पूरा जल जाता था, थोड़ा ठंडा होता था, फिर उसको एक प्रकार से इकट्ठा, मतलब कि उसमें पहले जोड़, मतलब कि वैसे हाथ में कुछ पहन वहन करके उसको दबा दबा करके बढ़िया गोल गोल बना देते थे। जब वो ठंडा होता था तो वो एकदम से इतना ठोस हो जाता था, भरतू हो जाता था एकदम से। तो ऐसे ही एक प्रकार से पृथ्वी बनी हुई होगी। ऐसी चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती हैं। इसे ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा एक प्रकार से जो चट्टानें होती हैं, लावा होता है, वो ठंडा होता है तो वो चट्टान का रूप धारण कर लेता है, वही आग्नेय चट्टानें होती हैं, ठीक है। यह बात ध्यान रखेंगे। तो जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, इन सभी की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक प्रकार जुड़ सकते हैं। SMS करें 9161 93 60 62 पर, और तुरंत एक प्रकार से आप ज्वाइन हो जाएँ। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपके सब्जेक्ट क्या क्या है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप सेंड कर दीजिएगा। आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आपको मात्र 100 रुपीज़ पे करने होंगे, ठीक है, मात्र, और इस पर स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको सेंड कर देना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर 3 मेजर सब्जेक्ट आपके, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की तैयारी आपकी करवा दी जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो SMS करें 91 से 93 60 62 पर, तुरंत SMS करें। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक प्रकार से आपको पता था कि 5 घंटे में या 6 घंटे में तैयारी करने का सटीक तरीका, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें पूरा विस्तार से मैंने चर्चा करी हुई है, कैसे किस तरीके से आप इन वीडियोस को देखें जिससे आप अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर पाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।